हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूं 12th क्लास फिजिक्स का एक और बेहतरीन लेक्चर लेके। देखिए कितनी शानदार प्लेलिस्ट तैयार हो रही है 12th क्लास फिजिक्स की, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसीलिए इस बैच को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि हर एक विद्यार्थी को इसका फायदा मिल सके। रेगुलर क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है बिना एक भी दिन मिस किए हुए, तो आपको भी एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, क्योंकि समय से की गई तैयारी ही आपको सफलता दिलाती है। तो आपको अभी से स्टार्ट कर देना और रेगुलर एक एक क्लास को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आने वाला है, डायरेक्ट क्वेश्चन बचने वाले हैं। तो क्रमबद्ध तरीके से क्लासेस को लेते रहिए। जिस प्रकार प्लेलिस्ट तैयार की गई है उसी के अकॉर्डिंग यदि आप नए विद्यार्थी जुड़े हो तो अभी ज्यादा क्लासेस भी नहीं हुई है, 30-35 क्लास हुई है, तो आप अभी से भी ले सकते हो एक एक क्लास को। उसके बाद में प्रैक्टिस कर लोगे, अभी आपके पास समय है। फिर एग्जाम आने के बाद में प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं होती है, तो आपको अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। और हमारे साथ रेगुलर छोटी छोटी क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ, ज्यादा बर्डन वाली बड़ी क्लासेस भी प्रोवाइड नहीं की जा रही है। केवल छोटे छोटे वीडियोज है 30-35 मिनट के, आराम से आप देख सकते हो और अपने सिलेबस को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कवर कर सकते हो। ऐसी शानदार प्लेलिस्ट के लिए एक सब्सक्राइब बनता है, तो आप अपने दोस्तों में शेयर करके एक सब्सक्राइब जरूर करवाएं और रेगुलर क्लासेस लेते रहे, इनका बहुत अधिक फायदा मिलने वाला है आपको। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले तो स्थिर वैद्युतीय परिरक्षण क्या होता है, उसको डिस्कस करेंगे। ये चालक स्थिर वैद्युत की इकाई पार्ट है। कुछ 4 पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए थे और एक स्थिर वैद्युत परिरक्षण का है। पहले इस पॉइंट को क्लियर करके फिर परावैद्युत पदार्थ को कंटिन्यू करेंगे। स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या होता है? तो स्थिर वैद्युत परिरक्षण है वो, तो इसके एग्जाम्पल बड़े आपने देखे हैं लेकिन आपको पता नहीं होगा। देखिए मैं बताता हूं, आपने ऐसा देखा होगा कि जैसे लिफ्ट होता है, लिफ्ट में कॉल नहीं जाता है, जो मोबाइल नेटवर्क चला जाता है। इन सब के कारण यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ऐसे आपने एक और एग्जाम्पल देखा होगा जिसमें फिजिक्स के जो इक्विपमेंट होते हैं ना, फिजिक्स के इक्विपमेंट, उनको लोहे के बॉक्स में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो बाह्य विद्युत क्षेत्र से प्रभावित नहीं हो, बाह्य विद्युत क्षेत्र से वो खराब नहीं हो। इसीलिए जो फिजिक्स के इक्विपमेंट होते हैं ना, कुछ संवेदी उपकरण, उनको एक लोहे के बॉक्स में रखा जाता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एक प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको। जैसे मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर आपने पहले मोबाइल बिल्कुल ऑन है और फिर आपने एल्यूमिनियम फॉइल से उसे कवर कर दिया। एल्यूमिनियम फॉइल क्या होता है? अरे जो रोटी के ऊपर लगाया जाता है ना, आप देखना रोटी के ऊपर जो लगाया जाता है ना एल्यूमिनियम फॉइल, तो मोबाइल को एल्यूमिनियम फॉइल में कवर कर लेना, अच्छी तरीके से कवर होना चाहिए। उसके बाद में जब जैसे ही आप कॉल करोगे तो कॉल नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम फॉइल है वो रेडियो जो वेव होती है ना, उनके लिए अवैध होता है। तो ये सब स्थिर विद्युत परिरक्षण के ही उदाहरण होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं कि चालक के भीतर किसी कोटर में विद्युत क्षेत्र, ये कोटर क्या होता है तो कंफ्यूज मत होना, होल होता है ना, होल, उसे ही कहते हैं कोटर, क्वेटी इंग्लिश में कहते हैं। तो चालक के भीतर किसी कोटर में विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, 0 होता है। इसका उपयोग संवेदी उपकरणों को बाह्य विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने के लिए करते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है।
कि चालक के भीतर किसी कोटर में विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। इसका उपयोग है वो संवेदी उपकरणों को बाह्य विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। क्लियर है? ये स्थिर वैद्युतीय परिरक्षण होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, जैसे कोई फिजिक्स के इक्विपमेंट है, उनको एक लोहे के बॉक्स में रखा जाता है और जिसके कारण क्या होता है, वो बाहरी विद्युत क्षेत्र से प्रभावित नहीं हो, खराब नहीं हो, इसीलिए। क्लियर है? अब हम सीखते हैं परावैद्युत पदार्थ क्या होता है। परावैद्युत पदार्थ में ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालो परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ, यहां से नया टाइप स्टार्ट हो रहा है। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? तो परावैद्युत पदार्थ होते हैं वे पदार्थ जो सामान्यतः विद्युत धारा जिनमें से प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन जैसे ही उन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वो विद्युत प्रवाह उत्पन्न करते हैं। उन्हें ही कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। जैसे कागज है, मोमीय कागज है, अब्रक है, O2, H2O, ये सभी क्या होते हैं? परावैद्युत पदार्थ ही होते हैं, जो सामान्यतः तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है इनमें से, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वो विद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। क्लियर है? तो यही डेफिनेशन लिख लेते। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, किंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं, उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। उदाहरण क्या लिखोगे? तो उदाहरण जैसे कागज है, अब्रक है, H2, O2, ये सब इन्हीं के उदाहरण होते हैं, परावैद्युत पदार्थ के उदाहरण होते हैं। H2 है, O2 है, HCl है। क्लियर है? अब परावैद्युत पदार्थ है वो 2 प्रकार के होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो यहां पर हेडिंग डालनी है, अंतर लिख लो दोनों में। यहां पर लिखो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, और दूसरी ओर लिख लो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जो विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं तथा जिनमें धनावेश व ऋणावेश अलग अलग बिंदुओं पर
होते हैं। उदाहरण क्या है? तो उदाहरण है इनके HCl है, H2O है, ये सब क्या होते हैं? अध्रुवीय प्राविधित पदार्थ ही होते हैं। कहने का मतलब है देखो, HCl को बनाते हैं तो H और Cl की विद्युत ऋणता क्या होती है? H से अधिक होती है। इसका मतलब यहां पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और H पर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव अति अल्प दूरी पर रखे हैं तो वही तो होता है द्विध्रुवीय। तो ये द्विध्रुवीय की भांति व्यवहार करते हैं। लेकिन अध्रुवीय प्राविधित पदार्थ होंगे वो द्विध्रुवीय की भांति व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि धनावेश ऋणावेश एक ही बिंदु पर संपाती होते हैं इनमें। तो इनकी संरचना बनाओगे तो जैसे इस प्रकार समझ सकते हो आप, ये डायग्राम बना लेना। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस प्रकार। अध्रुवीय प्राविधित पदार्थ क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जो द्विध्रुवीय की भांति व्यवहार नहीं करते हैं। इनमें धनावेश और ऋणावेश एक ही बिंदु पर संपाती होते हैं। तो लिखो वे पदार्थ जो द्विध्रुवीय की भांति व्यवहार नहीं करते हैं, इनमें धनावेश व ऋणावेश एक ही बिंदु पर संपाती होते हैं। उदाहरण जैसे H2 है, O2 है, इनमें क्या होते हैं? धनावेश और ऋणावेश एक ही बिंदु पर संपातित होने का मतलब क्या है? जैसे इनमें तो द्विध्रुवीय की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? ये द्विध्रुवीय की भांति व्यवहार नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जैसे HH, अब HCl था तो H और Cl की विद्युत ऋणता अधिक थी, H की कम थी, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव और द्विध्रुवीय की भांति व्यवहार कर रहा है। लेकिन H है उतनी विद्युत ऋणता इसकी हो जाएगी, ये दोनों समान ही है, इसीलिए किस प्रकार द्विध्रुवीय बनेंगे? द्विध्रुवीय नहीं बनेंगे ना, इसीलिए ये द्विध्रुवीय की भांति व्यवहार नहीं करते हैं। और धनावेश और ऋणावेश इनमें क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर संपाती होते हैं। किस प्रकार? जैसे डायग्राम बनाते हैं, ये एक ही बिंदु है जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव है, एक ही बिंदु पर पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, एक ही बिंदु पर पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, इस प्रकार। क्लियर हुआ? एक ही बिंदु पर पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। जैसे एक ही बिंदु है और इसी में ही पॉजिटिव और नेगेटिव है। और ध्रुवीय प्राविधित पदार्थ में क्या था? इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग बिंदुओं पर था। देखो पॉजिटिव अलग है और नेगेटिव अलग है। इतना ही है, ये यादृच्छिक वितरित क्यों है? क्योंकि तापीय उष्मा के कारण। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? तो दूसरा पॉइंट यहां पर लिखते हैं। ये पहले तो ध्रुवीय के लिए, यहां पर ध्रुवीय के लिए और ये अध्रुवीय के लिए। जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति होती है तब ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो तो द्विध्रुवीय होते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, और ये अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में द्विध्रुवीय नहीं होते हैं। तो यही पॉइंट लिखते हैं, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में द्विध्रुवीय होते हैं, किंतु तापीय उष्मा के कारण, तापीय उष्मा के कारण
यादृच्छिक वितरित होते हैं। क्लियर है? ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में द्विध्रुवीय होते हैं, लेकिन क्या होता है, ताप या उष्मा के कारण ये यादृच्छिक वितरित होते हैं। यादृच्छिक का मतलब है इस प्रकार, जिससे इनमें नेट द्विध्रुवीय आघूर्ण शून्य होता है, शून्य होता है। क्लियर है? इनमें क्या होता है, नेट द्विध्रुवीय आघूर्ण है वो शून्य होता है। अध्रुवीय में क्या लिखोगे, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये द्विध्रुवीय नहीं होते हैं। तो लिखो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये द्विध्रुवीय नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, जिससे इनमें नेट द्विध्रुवीय आघूर्ण शून्य होता है। क्लियर है? समझ में आ गया ना? बिल्कुल आसान है। इनमें तो जब द्विध्रुवीय है ही नहीं तो नेट द्विध्रुवीय आघूर्ण शून्य हो जाएगा। इनमें बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में द्विध्रुवीय तो है, लेकिन ये तापीय उष्मा के कारण यादृच्छिक रूप से वितरित होते। यादृच्छिक का मतलब इस प्रकार अव्यवस्थित तरीके से, जिससे इनका नेट है द्विध्रुवीय आघूर्ण शून्य हो जाएगा। क्लियर है? एक बार के लिए मैं वापस समझा देता हूं। पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वो विद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ और अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं? जो द्विध्रुवीय की भांति व्यवहार करते हैं, धनावेश ऋणावेश अलग अलग बिंदुओं पर होते हैं, जैसे HCl है, H2O है। और अध्रुवीय क्या होते हैं? वे पराविद्युत पदार्थ जो द्विध्रुवीय की भांति व्यवहार नहीं करते हैं और धनावेश ऋणावेश एक ही बिंदु पर संपाती होते हैं। क्लियर है? जैसे H2O2। एक और पॉइंट लिख सकते हो कि बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, फिर भी ये द्विध्रुवीय होते हैं, द्विध्रुवीय की भांति व्यवहार करते हैं। इनमें जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है तब क्या होता है? ये द्विध्रुवीय नहीं होते हैं। अब ये तो तापीय उष्मा के कारण अव्यवस्थित वितरित होने के कारण नेट द्विध्रुवीय आघूर्ण शून्य होता है। इनमें तो ये द्विध्रुवीय है ही नहीं, तो द्विध्रुवीय आघूर्ण कहां से उत्पन्न होगा? इसीलिए इनमें भी नेट द्विध्रुवीय आघूर्ण शून्य होता है। क्लियर है? अब हम सीखते हैं कि पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या होता है। पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब क्या होता है? तो सबसे पहले ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणावेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में संरेखित हो जाते हैं। इसी प्रकार अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो पहले वो द्विध्रुवीय बनेंगे और फिर धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में संरेखित हो जाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं ध्रुवण। पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। लिखो, जब ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में
तथा ऋणावेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में संरेखित हो जाते हैं। इसी प्रकार अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणावेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में संरेखित हो जाते हैं। इसे ही पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। क्लियर है? तो जैसे ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में संरेखित हो जाते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? ध्रुवण, जो पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। अब डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये है पॉजिटिव, ये कौन सी प्लेट है? तो पॉजिटिव प्लेट है इस प्रकार, और ये है नेगेटिव प्लेट। अब इनमें क्या होता है? इनमें जैसे इनको इस प्रकार रखा जाता है तो बाह्य विद्युत क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होगा? तो इस प्रकार, धनावेश से ऋणावेश की ओर। बाह्य विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा? धनावेश से ऋणावेश की ओर। इस बाह्य विद्युत क्षेत्र में आपने ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को रखा, इस प्रकार ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को रखा, तो क्या होता है कि इसमें जो भी अणु है वो इस प्रकार नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए, जैसे ही ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होता है? इनमें धनावेश तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ये देखो धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में संरेखित हो जाता है। लेकिन होता क्या है? ये जो धनावेश है ये इस ऋणावेश को क्या कर देंगे? ये इनको कैंसिल कर देंगे। क्लियर है? कैंसिल कर देंगे तो बनेगा क्या? इस प्रकार, इधर तो है पॉजिटिव, इधर है नेगेटिव, और यहां पर आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये ई बाह्य तो इधर है, ई बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र तो इस प्रकार है, लेकिन इसने पॉजिटिव ने नेगेटिव को कैंसिल कर दिया तो इधर आ गया नेगेटिव और इधर आ गया पॉजिटिव। क्लियर है? होता क्या है कि तब आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब देखोगे तो इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो इसमें आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, आंतरिक विद्युत क्षेत्र। अब आंतरिक विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, बाह्य विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है। लेकिन होता क्या है कि इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र है वो अधिक होता है, आंतरिक विद्युत क्षेत्र कम होता है। ई बाह्य
बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसमें अधिक होता है और आंतरिक विद्युत क्षेत्र कम होता है। आंतरिक विद्युत क्षेत्र क्या होता है, कम होता है। क्लियर है। चालक के केस में अलग है, ये पराविद्युत पदार्थ है। चालक होता तो बाह्य विद्युत क्षेत्र और आंतरिक विद्युत क्षेत्र बराबर होता, दिशा विपरीत होती तो नेट विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता, जो हमने पढ़ रखा है। लेकिन ये पराविद्युत पदार्थ है तो इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र अधिक है और आंतरिक विद्युत क्षेत्र कम है। क्लियर है ना, ये पॉइंट ध्यान में रखना। इसलिए ई नेट किस प्रकार होगा, तो ई नेट निकालोगे तो ई बाह्य माइनस ई आंतरिक, क्योंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या है, अधिक है और आंतरिक विद्युत क्षेत्र कम है, इसीलिए। क्लियर है। अब देखिए, हम कह सकते हैं कि पराविद्युत पदार्थ में बाह्य विद्युत क्षेत्र की तुलना में आंतरिक विद्युत क्षेत्र कम होता है। क्लियर है ना। यहां पर पॉइंट लिख लेना कि पराविद्युत पदार्थ में आंतरिक विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र की तुलना में कम होता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र की तुलना में कम होता है। क्लियर है। अब हम सीखते हैं ध्रुवण सदिश क्या होता है। तो हेडिंग डाल लेना, ध्रुवण सदिश। ध्रुवण सदिश इसको किससे लिखते हैं, तो पी वेक्टर से लिखते हैं। ध्रुवण सदिश की परिभाषा क्या लिखेंगे, परावैद्युत पदार्थ में एकांक आयतन में द्विध्रुवीय आघूर्ण को ही ध्रुवण सदिश कहते हैं। तो लिखो, परावैद्युत पदार्थ में एकांक आयतन में द्विध्रुवीय आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहते हैं। क्लियर है। ध्रुवण सदिश परावैद्युत पदार्थ में एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण को ही ध्रुवण सदिश कहते हैं। ध्रुवण सदिश बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। ध्रुवण सदिश है वो समानुपाती होता है बाह्य विद्युत क्षेत्र के। ध्रुवण सदिश है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के सीधा समानुपाती होता है। आप कह सकते हो P समानुपाती होता है E बाह्य के। समानुपाती का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट लगाओगे काई E बाह्य। ये काई क्या है, इसको क्या लिखते हैं, इसको काई लिखते हैं। बोलते काई है, ठीक है ना। काई है एक मात्रकहीन व विमाहीन राशि होती है। होती क्या है, तो विद्युत परिवर्ती होती है। ये काई क्या होती है, विद्युत परिवर्ती। यह एक विमाहीन व मात्रकहीन राशि होती है जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। क्लियर है, बिल्कुल आसान है। तो ध्रुवण सदिश क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ में एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहते हैं। ध्रुवण सदिश है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। समानुपाती का साइन हटाओगे तो काई लगाओगे, काई ई भी से लिख सकते हो, काई ई बाह्य। काई ई क्या होती है, विद्युतीय प्रवृत्ति होती है जो मात्रकहीन व विमाहीन राशि होती है जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।